नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत की जो दूसरी बुक है उसमें पाठ है बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इस पाठ को हमने विस्तार से पढ़ा है। आज हम इसके पाठ्यपुस्तक से अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो बच्चों, आपके पाठ्यपुस्तक में जो पहला प्रश्न दिया गया है वो है, यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी। तो बच्चों, इसका आंसर है, कुछ नाम अगर आपको रिमाइंड हो तो पहली वीडियो में हमने करा था यूरोप में कपड़ों की मांग। तो इसमें था मसलिन, जिसे हम मलमल कहते हैं, कैलिको एक सूती कपड़ा था, शिंट्स छींट से बना था, और जामदानी बारीक मलमल। तो इस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी। ये भारत में बनते थे और यूरोप में लोग इनको बड़ा पसंद करते थे। तो बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से जामदानी क्या है। तो बच्चों, जामदानी जैसा कि यहाँ नाम से पता चल रहा है बारीक मलमल। तो यह एक बारीक मलमल होता है जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने होते हैं। बारीक मलमल होगा और सजावट की गई होगी। इसका रंग प्राय स्लेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का प्रयोग किया जाता है। और भारत में कहाँ ये बड़ा प्रसिद्ध था जहाँ पे ये बनाए जाते थे? बंगाल में ढाका और संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में लखनऊ जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। बंगाल में ढाका, जो अब बांग्लादेश की राजधानी है, उस वक्त ये पूरा बंगाल एक ही हुआ करता था। बंडाना, अब बंडाना क्या था तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बंडाना बेटा, ये जो शब्द है ये बांधना से आया है, बांधना। तो बंडानी शब्द का प्रयोग गले या सर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता है। सर पर और गले में बांधते हैं। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाली ऐसे बहुत सारी किस्म के कपड़े आते हैं जिन्हें बांधने और रंग साजी की विधियों से ही बनाया जाता है। और भारत में ये राजस्थान और गुजरात में मुख्य रूप पर बनाए जाते थे। बच्चों, अगला प्रश्न है अगरिया। अगरिया हमने पढ़ा है। तो अगरिया कौन थे? ये थे लोहा बनाने वाला एक समुदाय था। अगरिया लोहा बनाने वाले लोगों का एक समुदाय था जो मध्य भारत के गांव में रहते थे। लोहा गलाने की कला में निपुण थे। उस वक्त कोई बड़े कारखाने नहीं हुआ करते थे, तो ये अगरिया समुदाय के लोग ही लोहा को गलाकर उसके विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाया करते थे। अब आपने रिक्त स्थान भरने हैं बेटा। अंग्रेजी का शिंट्स शब्द हिंदी के किस शब्द से लिया गया है? छींट से। ये एक किस्म का कपड़ा था, शिंट्स। टीपू सुल्तान की तलवार कौन सी स्टील से बनी थी? अगर आपको याद हो तो यस, वुड स्टील से टीपू सुल्तान की तलवार बनी थी। भारत का कपड़ा निर्यात खाली जगह सदी में गिरने लगा। क्यों गिरने लगा था? क्योंकि उन दिनों यूरोप में औद्योगिक क्रांति आ गई थी। वहां से बना हुआ कपड़ा सस्ता भी था और उसमें नकाशी भी कई किस्म की हो जाती थी। तो ये 19वीं सदी की बात है जब भारत का कपड़ा निर्यात धीरे धीरे गिरने लगा था। बच्चों, आगे आपके प्रश्न हैं कि विभिन्न कपड़ों के नामों से उनके इतिहास के बारे में क्या पता चलता है। कपड़ों के नाम से उसका इतिहास पता चलता है। हमने पहले ही प्रश्न में कुछ कपड़े जैसे कि मसलिन, कैलिको, इनके बारे में पढ़ा, शिंट्स। अब उनके इतिहास के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। जैसे कि एक हमने कपड़े का नाम पढ़ा, शिंट्स। अंग्रेजी के शिंट्स शब्द हिंदी के छींट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छोटे कपड़ों को कहा जाता था। तो जब अंग्रेजी में वो शींट शब्द आया तो वहाँ पर भी शींट्स ऐसे कपड़े को कहा गया जिसके ऊपर रंगीन फूल पत्तियाँ बनी होती थी। बंडाना शब्द जो हमने पहले पढ़ा, बंडाना बांधना से निकला है। तो इसमें भी ये सर पर और गले पर बांधने वाला एक कपड़ा होता है। इसके ऊपर चटक रंगों से छापेदार गुलबंद बनाए जाते हैं। मसलिन मलमल, ये इराक के मौसुल शहर के आधार पर है। यूरोप के व्यापारियों ने इराक के मौसुल शहर में अरब व्यापारियों के पास बारीक बुनाई का कपड़ा देखा तो उसे वो मसलिन कहने लगे। जगह का नाम था मौसुल, तो मौसुल से प्राप्त होने वाला कपड़ा उसको उन्होंने मसलिन कह दिया, जो एक मलमल का कपड़ा था। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादकों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़े का विरोध क्यों किया? इंग्लैंड में जो लोग थे वो
भारत के कपड़े का विरोध कर रहे थे। ऐसा क्यों बच्चों? इसके पीछे कारण यह है कि भारत के कपड़े की बड़ी ज़्यादा मांग थी इंग्लैंड में। तो इससे क्या हो रहा था कि वहाँ के जो लोकल कारीगर थे, स्थानीय लोग थे जो कपड़ा बनाते थे, उनको अपने कपड़े बेचने में परेशानी हो रही थी। तो अब पढ़ेंगे, इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में केवल अपना ही कपड़ा बेचना चाहते थे। एक कारण ये भी था कि अगर बाहर का कपड़ा आके बिकेगा तो वो अपना कपड़ा कहाँ बेचेंगे। इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से परेशान थे, जो मैंने पहले कहा। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिज़ाइन छाप जाने लगे थे। जो भारतीय डिज़ाइन थे वो वहीं पे छापे जाने लगे थे, कारखाने बन गए थे। तो इसलिए भारत के कपड़े की डिमांड धीरे धीरे वहाँ पर कम हो गई। और जो इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादक थे वो इसका विरोध भी करते थे। ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास से भारत के कपड़ा उत्पादकों पर किस तरह के प्रभाव पड़े? तो ये मिलते जुलते प्रश्न है बेटा, कि जब वहाँ पे कपास उद्योग बढ़ गया तो भारत के कपड़ा उत्पादकों पर फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जो कारीगर थे उनका कपड़ा कहाँ बिकता था? इंग्लैंड में। जब वहीं पे कपास उद्योग फलने लगा और वहीं पे कपड़ा बनने लगा भारी मात्रा में, तो सीधा प्रभाव हमारे व्यापार पर पड़ना था। अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों से बने कपड़ों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। मतलब भारतीय कपड़े को अब कंपैरिजन होता था, जो कारखानों से बना हुआ कपड़ा आता था तो वो एक तो सस्ता होता था, ऊपर से उसके ऊपर जो छपाई होती थी वो बड़ी महीन होती थी। भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात कठिन हो गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क लगा दिए। अपने व्यापारियों के दबाव में आके उन्होंने भारतीय कपड़े पर सीमा शुल्क लगा दिए। इससे कपड़ा महंगा हो गया। ब्रिटिश यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया और उसके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए जो बुनकर थे उनको पेशगी देना बंद कर दिया। तो अब जब बुनकरों को पेशगी नहीं मिलेगी, मतलब धन नहीं मिलेगा, तो उनका गुजारा मुश्किल हो गया। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत उनके सामने आई। उनको अपने रोजगार छोड़ने पड़े, अपने जो परंपरागत व्यवसाय थे वो छोड़ने पड़े। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया। इस वजह से लाखों सूत काटने वाली ग्रामीण महिलाएं और हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। तो ये दिक्कत तो आनी थी, क्योंकि वहां पर औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। अच्छा, यही जो हाल है वो हमारे जो लौह प्रगलन उद्योग था भारत का, जिसमें हमने पढ़ा अगरिया समुदाय के लोग थे जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हुआ करते थे, उन पर भी कुछ फर्क पड़ा। औपनिवेशिक सरकार ने नए वन कानूनों से वनों को आरक्षित घोषित कर दिया। अब ये जो हमारा लौह प्रगलक उद्योग जो हुआ करता था, इसमें कोयला यूज़ होता था। कोयले के लिए उनको वनों से लकड़ी लानी पड़ती थी। पर अंग्रेज़ों ने क्या किया, 19वीं सदी में ऐसे नियम बना दिए कि वनों में आप नहीं जा सकते, आरक्षित हैं, वहाँ से लकड़ी नहीं ला सकते। तो कोयले के अभाव में लोहा प्रगलक उद्योग को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात होने लगा, जिसके कारण स्थानीय प्रगल्कों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम हो गई। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में प्रवेश की अनुमति दे दी, लेकिन प्रगल्कों को अपनी भट्टी के लिए वन विभाग को भारी टैक्स देना पड़ता था। इससे उनकी आय कम हो गई। तो इस वजह से 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का भी पतन हुआ। ये अंग्रेजों की नीतियों की वजह से ऐसा हुआ था। तो ये हमने वस्त्र उद्योग का पढ़ लिया। पर बच्चों, एक इसमें अंतिम प्रश्न है हमारा कि पहले महायुद्ध के बाद या उसके दौरान अपना स्टील उत्पाद बढ़ाने में टिस्को को किस प्रकार से मदद मिली? टिस्को जो कि एक भारतीय लोहा उद्योग था, लोहा और इस्पात उद्योग, तो प्रथम विश्व युद्ध में उनको किस तरह से अपना उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली? सन 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन में उत्पादित इस्पात की खपत यूरोप की युद्ध की मांगों को पूरी करने के लिए होने लगी। मतलब जितना भी लोहा यूरोप में पैदा हो रहा था वो उससे अब हथियार बनने लगे। तो विकास के काम कैसे होंगे? तो भारत में जो विकास के काम चले थे उसके लिए ब्रिटिश सरकार को क्या करना पड़ा? भारतीय रेलवे भी पटरियों की आपूर्ति के लिए टिस्को पर आश्रित हो गए। तो उन्हें अब लोहा खरीदने के लिए टिस्को कंपनी के पास ही आना पड़ा। तो युद्ध होने की वजह से क्या हुआ, अब दोबारा से समझ लेते हैं
कि जितना लोहा यूरोप में पैदा हो रहा था वो सारा युद्ध की मांगों की खपत में हथियार बन रहे थे, टैंक बन रहे थे और गाड़ियाँ बन रही थी, मतलब वहीं पे यूज़ हो रहा था। और जब ब्रिटिश स्टील की मात्रा में कमी आ गई तो जो भारत में निर्माण कार्य चले हुए थे, जैसे रेलवे की पटरियां बिछाई जा रही थी, तो टिस्को की तरफ आना पड़ा। औपनिवेशिक सरकार ने युद्ध लंबा खींचने की स्थिति में टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम सौंप दिया। तो और काम भी उनको दिया गया। औपनिवेशिक सरकार 1919 तक टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को खरीद लेती थी और कुछ समय बाद टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन गया। इस्पात का मतलब ब्रिटिश साम्राज्य, इंग्लैंड को और भारत को दोनों को मिलाकर सबसे बड़ा कारखाना टिस्को था उस वक्त। तो बच्चों, ये आपके पाठ के प्रश्न उत्तर थे। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप इनको हल करिएगा। आपके पाठ्यपुस्तक में जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हीं के मैंने आंसर यहाँ पे देने का प्रयास किया है। तो कार्यपत्र को हल करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।